बहुत पुराने समय की बात है। अवधपुरी नाम का एक विशाल राज्य था। वहां का राजा राजा विक्रम सिंह बड़ा ही प्रतापी और वीर था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा हठी था। जो बात उसके मन में बैठ जाती उसे पूरा करके ही दम लेता। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी और राजा का न्याय भी बहुत प्रसिद्ध था। राजा अभी युवा था और उसका विवाह नहीं हुआ था। एक दिन राजा अपने मंत्रियों और कुछ सैनिकों के साथ राज्य के दौरे पर निकला। घूमते घूमते वे शहर के बाहरी हिस्से में स्थित कुम्हारों की बस्ती में पहुंच गए। दोपहर का समय था और सूरज सिर पर चमक रहा था। राजा को प्यास लगी। उसने देखा कि एक पुराने लेकिन साफ सुथरे घर के आंगन में एक लड़की चाक, कुम्हार का पहिया, चला रही है। राजा ने घोड़ा रोका और पानी मांगने के लिए आगे बढ़ा। वो लड़की मिट्टी के बर्तन बना रही थी। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, लेकिन उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कीचड़ में कमल खिला हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और चेहरे पर गजब का तेज। राजा ने जीवन में कई राजकुमारियां देखी थी, लेकिन उस साधारण सूती साड़ी और मिट्टी से सने हाथों वाली कुम्हारिन के सौंदर्य के आगे सब फीकी थी। राजा उसे देखता ही रह गया। लड़की ने राजा को देखा, संकोच से अपना पल्लू ठीक किया और बिना डरे एक मिट्टी के कुल्हड़ में ठंडा पानी लाकर राजा को दिया। पानी पीते वक्त राजा की नजर उस लड़की के हाथों पर पड़ी, जो इतनी कोमल थी कि विश्वास ही नहीं होता था कि ये मिट्टी गूंथती होंगी। महल लौटकर राजा का वही हाल हुआ जो उस राजकुमार का हुआ था। न दिन को चैन, न रात को नींद। बस आंखों के सामने वो कुम्हारिन और उसका चलता हुआ चाक। राजा ने खाना पीना छोड़ दिया। मंत्रियों को जब कारण पता चला तो वे सन्न रह गए। एक राजा और एक कुम्हारिन, ये कैसे संभव है? उन्होंने राजा को बहुत समझाया कि ये राजकाज के नियमों के खिलाफ है, लेकिन राजा ने तलवार निकाल ली और कहा, अगर मेरा विवाह उस कुम्हारिन से नहीं हुआ तो मैं ये राजपाट त्याग कर बैरागी हो जाऊंगा। हारकर मंत्री कुम्हार के घर रिश्ता लेकर गए। कुम्हार और उसकी पत्नी तो डर के मारे कांपने लगे कि राजा शायद उन्हें दंड देने बुला रहे हैं। जब पता चला कि राजा उनकी बेटी मृगनयनी से शादी करना चाहते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन मृगनयनी, जो हमेशा शांत रहती थी, आगे आई और बोली, मैं राजा से विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी भी 3 शर्तें हैं। अगर राजा उन्हें मानेंगे तभी मैं डोली में बैठूंगी। राजा को खबर दी गई। राजा तो प्रेम में पागल था। बोला, मंजूर है, शर्तें बताओ। मृगनयनी ने कहलवाया, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं राजमहल के रनिवास में नहीं रहूंगी। मेरे लिए महल के बगीचे के सबसे सुनसान कोने में एक कच्ची मिट्टी का महल बनवाया जाए। दूसरी शर्त यह है कि मैं राजा के साथ एक ही थाली में खाना नहीं खाऊंगी। मेरा भोजन मैं खुद अपने हाथों से पकाऊंगी। और तीसरी सबसे कठिन शर्त, राजा मेरे कक्ष में केवल अमावस्या की रात को ही आ सकते हैं। बाकी दिन मुझे अकेला छोड़ना होगा। अगर उन्होंने कभी छिपकर मुझे देखने की कोशिश की तो मैं उसी क्षण गायब हो जाऊंगी। राजा को शर्तें अजीब लगी। कच्चा महल, अलग खाना, लेकिन उसे तो बस मृगनयनी चाहिए थी। उसने सोचा, शादी के बाद सब ठीक कर लूंगा, अभी हाँ कर देता हूं। धूमधाम से शादी हुई। कुम्हार की बेटी रानी बनकर आ गई। राजा ने वादे के मुताबिक उसके लिए एक सुंदर मिट्टी का महल बनवाया। वो दिन भर उसी में रहती। राजा उससे मिलने के लिए तड़पता रहता, लेकिन वचन से बंधा था। वो कुम्हारिन रानी न किसी से मिलती, न किसी से बात करती। बस रात होते ही अपने मिट्टी के महल के दरवाजे बंद कर लेती। महीने बीत गए, साल बीतने को आया। राजा का शरीर तो महल में था, लेकिन मन उस कच्ची कोठरी के चक्कर काटता रहता। उसे आश्चर्य होता कि आखिर ये रानी रात भर करती क्या है, और ये कैसा हट है कि वो राजसी भोग नहीं खाती। आखिरकार राजा के सब्र का बांध टूट गया। उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। एक रात राजा ने भेष बदला
और चुपके से उस मिट्टी के महल के पीछे जाकर छिप गया। उसने दीवार में एक छोटा सा छेद कर रखा था। उसने देखा कि रानी कमरे के बीचों बीच बैठी है। कमरे में कोई दिया नहीं जल रहा था, फिर भी एक अजीब सी नीली रोशनी फैली हुई थी। अचानक रानी उठी। उसने अपनी साधारण साड़ी उतारी और देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। उसने हवा में हाथ लहराया और उसके शरीर पर हीरों जवाहरातों से जड़े वस्त्र आ गए। उसने एक मंत्र पढ़ा और कमरे की जमीन, जो कच्ची मिट्टी की थी, धीरे धीरे फटने लगी। जमीन के अंदर से एक सीढ़ी नीचे जा रही थी। रानी उस सीढ़ी से नीचे उतर गई और जमीन वापस जुड़ गई। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कोई साधारण कुम्हारिन नहीं है, राजा ने सोचा। ये जरूर कोई मायाविनी है। राजा के मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। वो तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। परेशान होकर राजा जंगल की ओर निकल गया। भटकते भटकते वो एक घने वन में पहुंचा जहां सांपों का डेरा था। वहां एक बहुत बुजुर्ग सपेरा साधु बैठा था, जिसके गले में नाग लिपटे हुए थे। राजा ने उस साधु की बहुत सेवा की। उसके लिए कंदमूल लाए, उसकी धुनी रमाई। साधु जब ध्यान से जागे तो राजा को पहचान गए। साधु बोले, राजन, तू चक्रवर्ती सम्राट है, फिर इस वन में क्यों मारा मारा फिर रहा है? तेरा चेहरा बता रहा है कि तू अपनी पत्नी के रहस्य से परेशान है। राजा ने साधु के पैर पकड़ लिए और सारी बात बता दी। साधु हंसे और बोले, मूर्ख, जिसे तू कुम्हारिन समझ रहा है, वो पाताल लोक की नागकन्या है। उसे शाप मिला था कि उसे धरती पर मिट्टी के बर्तनों के बीच रहना होगा, लेकिन हर रात वो पाताल लोक में अपने पिता नागराज के दरबार में हाजिरी देने जाती है। राजा ने पूछा, महाराज, मैं उसे कैसे पा सकता हूं? वह तो मेरे पास होकर भी मुझसे दूर है। साधु ने अपनी झोली से एक डिब्बी निकाली और राजा को दी। इसमें पाताल अंजन, जादुई सुरमा है। आज रात जब वो सुरंग खोलकर नीचे जाए तो ये अंजन अपनी आंखों में लगा लेना और चुपके से उसके पीछे चले जाना। ये अंजन तुम्हें अदृश्य रखेगा और पाताल के विषैले नाग तुम्हें देख नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखना, वहां से कोई निशानी जरूर साथ ले आना, तभी वो तुम्हारी बात मानेगी। राजा अंजन लेकर महल लौटा। रात हुई। रानी रोज की तरह तैयार हुई। जमीन फटी और वो नीचे उतरने लगी। राजा ने तुरंत आंखों में सुरमा लगाया और बिल्ली की तरह दबे पांव उसके पीछे पीछे सीढ़ियों पर उतर गया। नीचे का दृश्य देखकर राजा दंग रह गया। वो कोई अंधेरी गुफा नहीं थी, बल्कि सोने और मणियों से जगमगाता हुआ नागलोक था। हर तरफ मणिधारी नाग पहरा दे रहे थे। राजा अदृश्य था, इसलिए बेखौफ आगे बढ़ता गया। रानी एक विशाल दरबार में पहुंची जहां सिंहासन पर नागराज वासुकी बैठे थे। रानी, जो अब अपने असली नागकन्या रूप में थी, ने अपने पिता को प्रणाम किया। वहां संगीत बजने लगा और वो नृत्य करने लगी। ऐसा नृत्य जो धरती पर किसी मनुष्य ने कभी नहीं देखा था। राजा मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। नृत्य खत्म होने पर नागराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बेटी को उपहार में एक पारिजात का फूल दिया, जो कभी नहीं मुरझाता और सोने की तरह चमकता था। नागकन्या ने वो फूल अपने जोड़े में लगाने के लिए मेज पर रखा और अपनी सखियों से बात करने लगी। मौका देखकर राजा ने झपटकर वो फूल उठा लिया और अपनी पगड़ी में छिपा लिया। रानी ने जब मुड़कर देखा तो फूल गायब था। उसने सोचा शायद कहीं गिर गया होगा या पिता ने वापस ले लिया होगा। सुबह होने वाली थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी वापस सीढ़ियों की ओर भागी। राजा भी उसके पीछे पीछे दौड़कर वापस अपने कक्ष में आ गया और जाकर अपने बिस्तर पर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह राजा ने अपनी दासी को बुलाया जो रानी की सेवा में रहती थी। राजा ने कहा, जाओ रानी से कहो कि आज राजा ने एक बड़ा अजीब सपना देखा है, उसका मतलब पूछना है। रानी आई, रोज की तरह शांत और गंभीर।
राजा लेटा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। राजा बोला, रानी, आज रात मैंने एक गजब का सपना देखा। रानी ने पूछा, क्या सपना महाराज? राजा ने कहा, मैंने देखा कि तुम रात को उठीन और तुम्हारे कमरे की जमीन फट गई। रानी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ा, पर वो संभल कर बोली, सपने तो सपने होते हैं महाराज, उटपटांग बातें होती हैं। राजा बोला, रुको तो। फिर मैंने देखा कि तुम उस सुरंग से नीचे गई और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे गया। वहां तो सांपों की दुनिया थी। रानी हंसने का नाटक करते हुए बोली, महाराज, लगता है आपने कल रात ज्यादा भोजन कर लिया था, इसलिए ऐसी डरावनी कल्पनाएं कर रहे हैं। राजा ने कहा, बात यही खत्म नहीं हुई। मैंने देखा कि तुमने वहां बड़ा सुंदर नृत्य किया और तुम्हारे पिता, जो नागों के राजा थे, उन्होंने तुम्हें एक सोने का चमचमाता फूल दिया। अब तो रानी के माथे पर पसीना आ गया। वो बोली, ये सब झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा ने कहा, और पता है अंत में क्या हुआ? वो फूल तुमने मेज पर रखा और मैंने उसे चुरा लिया। रानी गुस्से और डर से कांपते हुए बोली, ये असंभव है। आप बस मुझे चिढ़ाने के लिए ये कहानी बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो दिखाइए वो फूल। राजा ने धीरे से अपनी पगड़ी के पीछे हाथ डाला और वो जगमगाता हुआ पारिजात का फूल निकालकर रानी के सामने रख दिया। फूल की रोशनी से पूरा कमरा भर गया। फूल देखते ही रानी की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गई कि राजा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसका पीछा किया था। वो राजा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, राजन, आपने मुझे जीत लिया। मैं नागलोक की राजकुमारी रत्न प्रभा हूं। राजा ने उसे उठाया और पूछा, लेकिन तुम कुम्हारिन क्यों बनी? रानी ने बताया, मुझे बचपन से ही मिट्टी से खेलने का बहुत शौक था, जो नागलोक के नियमों के खिलाफ था। एक दिन मेरे हाथ से एक पवित्र कलश टूट गया। क्रोधित होकर पिता ने मुझे शाप दिया कि जा, तुझे मिट्टी इतनी पसंद है तो मृत्युलोक में कुम्हारिन बनकर रह। ये शाप तभी टूटेगा जब कोई मानव राजा निस्वार्थ प्रेम के कारण बिना डरे पाताल लोक तक तेरे पीछे आएगा और तेरी असलियत जानकर भी तुझे अपनाएगा। आज आपने अपनी वीरता से मुझे उस शाप से मुक्त कर दिया। राजा ने पूछा, तो क्या अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, अब मैं आपकी रानी हूं। शाप टूटने का मतलब है कि अब मैं अपनी मर्जी से अपना रूप रख सकती हूं। अब मुझे वापस मिट्टी के महल में या पाताल लोक जाने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद रानी ने वो मिट्टी का महल तुड़वा दिया। वो राजा के साथ मुख्य महल में रहने लगी। राजा ने पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा की। प्रजा को जब पता चला कि उनकी रानी साक्षात नाग कन्या है, तो उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। राजा विक्रम सिंह और रानी रत्न प्रभा ने वर्षों तक राज किया। कहते हैं कि उनके राज में कभी अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि नाग कन्या के प्रताप से धरती हमेशा हरी भरी रहती थी। और इस तरह एक जिद्दी राजा और एक रहस्यमयी कुम्हारिन की ये प्रेम कहानी अमर हो गई। राजा विक्रम सिंह और रानी रत्न प्रभा, जो अब अपने असली रूप में यानी अपार सुंदरी के रूप में महल में रहती थी, का जीवन स्वर्ग जैसा हो गया था। अवधपुरी में मानो वसंत ऋतु ने स्थायी डेरा डाल लिया था। रानी के नागकन्या होने की बात अब केवल राजा और कुछ अत्यंत विश्वास पात्र दासों तक ही सीमित थी। प्रजा के लिए वो एक चमत्कारी रानी थी, जिनके आते ही सूखे कुओं में पानी भर गया था और बंजर खेतों में फसलें लहलहा उठी थी। रानी रत्न प्रभा ने अपना मिट्टी का महल तुड़वा दिया था, लेकिन अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। वो अब भी राजमहल के एक एकांत बगीचे में, जहां चमेली और रात की रानी के पौधे घने थे, वहां मिट्टी के दिए बनाया करती थी। राजा अक्सर छिपकर उन्हें देखता और सोचता कि कैसे एक पाताल की राजकुमारी मिट्टी से इतना प्रेम कर सकती है। समय बीतता गया। 2 वर्ष सुख शांति में निकल गए, लेकिन कहते हैं न कि पूर्ण सुख मनुष्य के भाग्य में नहीं होता, और देवताओं या नागों के भाग्य में तो बिल्कुल नहीं।
कहानी में ट्विस्ट की शुरुआत तब हुई जब राजमहल के बगीचे में लगा वो पारिजात का वृक्ष, जो राजा पाताल लोक से चुरा कर लाया था, अचानक मुरझाने लगा। ये वही फूल था जो राजा ने निशानी के तौर पर चुराया था और जिसे रानी ने बाद में एक गमले में रोपित कर दिया था। उस वृक्ष का मुरझाना कोई साधारण घटना नहीं थी। एक अमावस की रात, जब पूरा महल गहरी नींद में था, रानी रत्नप्रभा अचानक पसीने से लथपथ होकर जागी। उसका शरीर कांप रहा था। राजा विक्रम सिंह की आंख खुली तो उन्होंने रानी को भयभीत देखा। क्या हुआ प्रिय, तुम कांप क्यों रही हो? राजा ने चिंतित होकर पूछा। रानी ने कांपते होठों से कहा, महाराज, रक्षा कीजिए। मेरा अतीत वापस आ रहा है। वो शाप केवल एक सजा नहीं थी, वो एक सुरक्षा कवच भी था। आपने शाप तोड़कर मुझे पा तो लिया, लेकिन मुझे उस कवच से भी बाहर निकाल दिया। राजा कुछ समझ नहीं पाया। कैसा कवच? कौन आ रहा है? रानी कुछ बोल पाती, इससे पहले ही महल की खिड़कियां जोर से खड़खड़ाने लगी। बाहर हवाओं का शोर किसी रोते हुए बच्चे जैसा प्रतीत होने लगा, और तभी कमरे के बीचों बीच एक गहरा काला धुआं उठा। उस धुएं से एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, रत्नप्रभा, तू पाताल से छिपकर पृथ्वी पर सुख भोग रही है, मणिकंठ को भूल गई, तेरा समय पूरा हुआ। धुआं छंटा, लेकिन रानी बेहोश हो चुकी थी। अगली सुबह जब रानी को होश आया तो वो बहुत कमजोर लग रही थी। वैद्य और राजकीमाएं, लेकिन कोई उनकी बीमारी नहीं पकड़ सका। रानी का शरीर नीला पड़ता जा रहा था, जैसे किसी ने धीमा जहर दिया हो। राजा ने एकांत में रानी से पूछा, रत्नप्रभा, मुझे सच बताओ, वो आवाज किसकी थी? मणिकंठ कौन है? रानी की आंखों में भय तैर गया। उसने बताया, महाराज, पाताल लोक में केवल मेरे पिता वासुकी का ही राज नहीं है। पाताल के उत्तरी छोर पर कालसर्पों का कबीला रहता है, जिसका सरदार मणिकंठ है। वो एक तांत्रिक नाग है और बहुत क्रूर है। वो मुझसे विवाह करना चाहता था ताकि वह मेरे पिता का सिंहासन हड़प सके। मेरे पिता ने जब मुझे मिट्टी से प्रेम करने के कारण शाप दिया था, तो दरअसल वो मुझे मणिकंठ की बुरी नजर से बचाने के लिए था। कुम्हार के घर की वो मिट्टी और वो साधारण जीवन मेरी गंध को छिपाता था। लेकिन जैसे ही आपने मुझे महल में लाकर रानी बनाया और वो पारिजात का फूल यहां लगाया, मेरी सुगंध पाताल के उस क्रूर तांत्रिक तक पहुंच गई। राजा का दिल बैठ गया। उसने अनजाने में अपनी पत्नी को मृत्यु के मुख में धकेल दिया था। इसका उपाय क्या है? राजा ने तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए पूछा। कोई उपाय नहीं है महाराज, रानी रो पड़ी। वो मुझे लेने आएगा। वो मुझे जबरदस्ती पाताल ले जाएगा और अपनी दासी बना लेगा। उसी रात वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आसमान से बिजलियां गिरी, लेकिन बारिश नहीं हुई। महल के चारों ओर हजारों जहरीले सांपों ने घेरा डाल दिया। सैनिक अपनी तलवारें लेकर दौड़े, लेकिन सांपों की फुफकार से ही वे मूर्छित होकर गिरने लगे। राजा विक्रम सिंह अपनी तलवार लेकर रानी के कक्ष के बाहर खड़े हो गए। तभी महल का फर्श फट गया। इस बार वो सुनहरा रास्ता नहीं था जो राजा ने पहले देखा था, बल्कि उसमें से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उस दरार से मणिकंठ निकला, आधा मनुष्य, आधा विशाल काला नाग। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी और उसके गले में चमकती हुई नीली मणियां थी। हट जा तुच्छ मानव, मणिकंठ ने हुंकार भरी। राजा विक्रम ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन उसकी तलवार मणिकंठ की त्वचा से टकराकर टूट गई। मणिकंठ ने अपनी पूंछ के एक वार से राजा को दीवार पर दे मारा। राजा का सिर चकरा गया। वो गिर पड़े। अपनी धुंधली आंखों से राजा ने देखा कि मणिकंठ ने रत्नप्रभा को अपने जादुई पाश में बांध लिया है। नहीं, राजा चिल्लाया। रत्नप्रभा ने जाते जाते चिल्लाकर कहा, स्वामी, अगर मुझे बचाना है तो नीलगिरी के साधु के पास जाइए। वही रास्ता जानते हैं
और इसके साथ ही धरती फटी और मणिकंठ रानी को लेकर पाताल की गहराइयों में समा गया। धरती वापस जुड़ गई और पीछे रह गया केवल सन्नाटा और राजा का टूटा हुआ अभिमान। राजा विक्रम सिंह अब वो प्रेमी राजा नहीं रहा था, वो एक घायल शेर बन चुका था। उसने राजकाज मंत्रियों को सौंपा और उसी रात नीलगिरी पर्वत की ओर निकल पड़ा। ये वही जगह थी जहां उसे पहले वो सपेरा साधु मिला था। सफर आसान नहीं था। राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए थे। कांटों भरे जंगल, उफनती नदियां और जंगली जानवरों का सामना करते हुए वो कई दिनों बाद उस गुफा तक पहुंचा। लेकिन वहां सपेरा साधु नहीं था। वहां केवल एक धुनी जल रही थी और एक तोता पिंजरे में बैठा था। राजा निराश होकर जमीन पर बैठ गया। महात्मा, आप कहाँ हैं? मेरी मदद कीजिए। तभी वो तोता इंसानी बोली में बोला, महात्मा समाधि ले चुके हैं राजन, अब वो कभी नहीं जागेंगे। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो अब मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? तोते ने कहा, महात्मा ने जाने से पहले तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि राजा जरूर आएगा। उन्होंने कहा है कि मणिकंठ को मारना किसी साधारण हथियार के बस की बात नहीं है। उसकी जान उसकी नाभि में छिपी मणि में नहीं, बल्कि उसके अहंकार और एक विशेष दर्पण में है। दर्पण? राजा चौंक गया। हां, तोते ने बताया, पाताल लोक के अंधकार वन में एक सत्य दर्पण, मिरर ऑफ ट्रूथ है। मणिकंठ अपनी शक्ति, भ्रम और माया से पाता है। अगर तुम उस दर्पण को उसके सामने रख दोगे तो वो अपनी असली कुरूपता और पाप देखकर जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन वो दर्पण लाना आसान नहीं है। उसकी रक्षा मायावी यक्षिणी करती है। राजा ने तोते को प्रणाम किया और पाताल लोक जाने का रास्ता पूछा। तोते ने बताया, मानसरोवर झील के बीचों बीच एक भंवर उठता है, वही पाताल का द्वार है। लेकिन याद रखना, वहां तुम राजा बनकर नहीं, एक भिखारी बनकर ही घुस सकते हो। अगर तुम्हारे मन में जरा भी अहंकार रहा तो तुम जलकर राख हो जाओगे। राजा मानसरोवर पहुंचा। उसने अपने बचे खुचे आभूषण भी त्याग दिए। मन में केवल रत्न प्रभा का प्रेम और उसे बचाने का संकल्प लेकर उसने भंवर में छलांग लगा दी। घंटों तक पानी में घूमने के बाद राजा एक अजीब दुनिया में गिरा। यहां आसमान बैंगनी रंग का था और सूरज की जगह बड़े बड़े चमकते हुए पत्थर रोशनी दे रहे थे। ये पाताल लोक था। राजा ने अंधकार वन की ओर कदम बढ़ाए। ये जंगल पत्थरों के पेड़ों से बना था। यहां के पत्ते छूने पर कांच की तरह चुभते थे। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक सुंदर महल दिखाई दिया जो हवा में तैर रहा था। मधुर संगीत बज रहा था। राजा को भूख प्यास लगी थी। वो उस ओर खिंचा चला गया। महल के द्वार पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने राजा का स्वागत किया। आइए महाराज, आप थके हुए लगते हैं। राजा सम्मोहित सा हो गया। वो भूलने लगा कि वो यहां क्यों आया है। उसने मदिरा पी और स्वादिष्ट भोजन किया। वो स्त्री मायावी यक्षिणी थी। वो राजा को अपनी बातों में फंसाकर हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना चाहती थी। 2 दिन बीत गए। राजा को रत्न प्रभा की याद धुंधली होने लगी। लेकिन तीसरे दिन जब राजा बगीचे में टहल रहा था, उसकी नजर एक छोटे से मुरझाए हुए पौधे पर पड़ी। वो वैसा ही पौधा था जैसा रानी रत्न प्रभा को पसंद था। उस मुरझाए फूल को देखकर राजा के दिमाग में बिजली कौंधी। रत्न प्रभा, राजा चिल्लाया, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मुझे तो सत्य दर्पण चाहिए। यक्षिणी को पता चल गया कि राजा का सम्मोहन टूट रहा है। उसने भयानक रूप धारण कर लिया। मूर्ख मानव, तू यहां से कभी नहीं जा सकता। राजा ने अपनी कमर में छिपी एक छोटी कटार निकाली जो उसे सपेरे साधु की कुटिया से मिली थी और यक्षिणी के प्रतिबिंब परछाई पर वार किया। यक्षिणी पर सीधा वार करने से वो नहीं मरती। ये रहस्य साधु ने तोते के माध्यम से बताया था। परछाई पर वार होते ही यक्षिणी चीखती हुई धुएं में बदल गई। उसके गायब होते ही
वो हवा में तैरता महल भी गायब हो गया। राजा ने देखा कि वो एक पुराने खंडहर में खड़ा है और सामने एक पुराना धूल से भरा दर्पण रखा है। ये वही सत्य दर्पण था। राजा ने उसे कपड़े में लपेटा और अपनी पीठ पर बांध लिया। अब बारी थी मणिकंठ के किले की। मणिकंठ का किला पाताल के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी के मुहाने पर बना था। चारों तरफ लावा बह रहा था। किले के द्वार पर 2 विशालकाय अजगर पहरा दे रहे थे। राजा ने यहां बुद्धि का प्रयोग किया। उसने मिट्टी उठाई। उसे याद आया कि रत्न प्रभा को मिट्टी पसंद थी और उसे पानी में मिलाकर अपने पूरे शरीर पर लेप कर लिया। पाताल की मिट्टी में एक विशेष गंध थी जो इंसानी गंध को छुपा लेती थी। सांपों को चकमा देकर राजा किले के अंदर घुस गया। अंदर का दृश्य भयानक था। हजारों नागनागिने मणिकंठ की सेवा में लगे थे। बीचों बीच एक बड़े से पिंजरे में रानी रत्न प्रभा कैद थी। वो पीली पड़ चुकी थी। उनकी आंखें बंद थी। मणिकंठ सिंहासन पर बैठकर मदिरा पी रहा था और हुक्म दे रहा था कि शादी की तैयारी शुरू की जाए। राजा एक सेवक का रूप धरकर मणिकंठ के करीब पहुंचा। महाराज की जय हो। राजा ने आवाज बदलकर कहा, मैं पृथ्वी लोक से आपके विवाह के लिए एक विशेष उपहार लाया हूं। मणिकंठ अहंकार में चूर था। उपहार? दिखा क्या लाया है तुच्छ प्राणी। राजा ने धीरे धीरे वो कपड़ा हटाया। जैसे ही सत्य दर्पण का मुख खुला, मणिकंठ की नजर उस पर पड़ी। दर्पण में मणिकंठ को अपना वो रूप दिखा जो उसने अपनी माया से छुपा रखा था। उसकी आत्मा सड़ रही थी। उसके पाप कीड़े बनकर उसे खा रहे थे और उसका भविष्य केवल राख था। सत्य का सामना करना सबसे कठिन होता है। मणिकंठ चीखा, नहीं, ये मैं नहीं हूं। हटा इसे। लेकिन दर्पण से एक तेज श्वेत किरण निकली और उसने मणिकंठ को जकड़ लिया। उसका शरीर जलने लगा। उसकी माया टूटने लगी। किले में भगदड़ मच गई। राजा ने मौका देखकर दौड़कर पिंजरे की ओर छलांग लगाई। उसने अपनी कटार से पिंजरे का ताला तोड़ा। रत्न प्रभा, जागो। रानी ने आंखें खोली। राजा को सामने पाकर उसे विश्वास नहीं हुआ। आप यहां? हां, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो, समय नहीं है। मणिकंठ पूरी तरह नहीं मरा था। वो अधजला, भयानक रूप में तड़प रहा था। उसने अपनी बची खुची शक्ति से पूरे किले को गिराना शुरू कर दिया। लावा अंदर आने लगा। भागो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। मणिकंठ गुर्राया। रास्ता बंद हो चुका था। राजा और रानी एक कोने में फंस गए। सामने खौलता हुआ लावा और पीछे क्रोधित मणिकंठ। रत्न प्रभा ने राजा का हाथ थाम लिया। स्वामी, लगता है हमारा अंत यही है, लेकिन मुझे खुशी है कि अंतिम समय में आप मेरे साथ हैं। राजा ने कहा, नहीं, मैंने हार नहीं मानी है। तभी राजा को याद आया कि उसकी जेब में अभी भी वो मिट्टी बची थी जो उसने बाहर से उठाई थी। उसने वो मिट्टी रत्न प्रभा के हाथ में दी। रत्न प्रभा, तुम इस मिट्टी को कुछ बनाओ। तुम्हारी कला ही हमें बचा सकती है। रत्न प्रभा ने कांपते हाथों से उस गीली मिट्टी को छुआ। मिट्टी को छूते ही उसकी आंखों में वही पुरानी चमक आ गई। उसने पल भर में उस मिट्टी से एक विशाल गरुड़, सांपों का शत्रु पक्षी, की मूर्ति बना दी। रानी ने अपनी नागशक्ति, प्राणवायु उस मूर्ति में फूंक दी। चमत्कार हुआ। वो मिट्टी का गरुड़ जीवित हो उठा। उसने एक जोरदार चीख मारी और मणिकंठ पर झपट पड़ा। मणिकंठ, जो पहले से घायल था, गरुड़ का सामना नहीं कर सका। गरुड़ ने उसे पंजों में दबोचा और लावे में फेंक दिया। मणिकंठ के गिरते ही उसकी सारी काली शक्तियां नष्ट हो गई। गरुड़ वापस आया और उसने राजा और रानी को अपनी पीठ पर बैठा लिया। वो तेजी से ऊपर उड़ा, ज्वालामुखी के मुहाने से बाहर निकला और मानसरोवर के रास्ते पृथ्वी की ओर बढ़ चला। गरुड़ उन्हें अवधपुरी के महल की छत पर उतारकर वापस मिट्टी का ढेर बन गया।
सुबह का सूरज निकल रहा था। राजा और रानी एक दूसरे को देख रहे थे। वे दोनों धूल और कालिख में सने थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। इस घटना के बाद राजा विक्रम सिंह और भी दयालु हो गए। रानी रत्नप्रभा ने अब अपनी पहचान छिपानी बंद कर दी। उन्होंने प्रजा को बताया कि मिट्टी का सम्मान करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यही मिट्टी है जो जीवन देती है और यही मिट्टी है जो अंत में रक्षा भी करती है। राजा ने उस सत्य दर्पण को महल के न्याय कक्ष में स्थापित करवाया। अब जब भी कोई अपराधी झूठ बोलता, राजा उसे दर्पण के सामने खड़ा कर देते। अवधपुरी में अपराध पूरी तरह समाप्त हो गया। रत्नप्रभा और विक्रम की संतानें हुई, जिनमें नागों की बुद्धि और मनुष्यों का साहस दोनों था। लेकिन हर साल एक विशेष दिन राजा और रानी कुम्हारों की बस्ती में जाते और अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते, ये याद रखने के लिए कि चाहे आप कितने भी बड़े राजा क्यों न हो जाएं, आपकी जड़ें मिट्टी से ही जुड़ी हैं। और वो पारिजात का फूल, वो फिर से खिल उठा और उसकी खुशबू अब खतरे का नहीं, बल्कि अमर प्रेम का प्रतीक बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना प्यारा सा लाइक जरूर करिए। आपका एक कमेंट हमें बताता है कि ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे हाई इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियोस और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। आपका सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट लेने की ताकत देता है।